हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, और जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं कांस्टेबल के पद पर। ठीक है, अभी हालांकि तो 28 अगस्त को देखते हुए जो कि आपके बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर है, तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए दिया आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी दिया आपका एम.एस. कृष्णा, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीनिवास वर्धन और ऑप्शन डी दिया आपका बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो पूछा मतलब मरणोपरांत की बात कर रहे हैं ना, पद्म विभूषण मरणोपरांत किससे किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर पूछे 2023 में टोटल कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, टोटल बात करें तो टोटल दिए गए हैं आपके 106 आपके पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगर पूछे मतलब किस किस रेशियो में है, तो अगर हम पूछे पद्म विभूषण की, क्या पद्म विभूषण और इसके बाद है आपका पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। अगर पूछे पद्म भूषण कितने दिए गए हैं, तो टोटल ये 6 दिए गए हैं। और पद्म विभूषण की बात करें तो टोटल आपके 9 दिए गए हैं। और पद्मश्री की बात करें 91। ठीक, टोटल 106 जो आपके पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 6 और पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91। ठीक है, तो अब पूछा एकदम मरणोपरांत, अगर पूछे मरणोपरांत कितने लोगों को दिए गए हैं, तो टोटल 3 लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन है मरणोपरांत जिन्हें दिया गया है, देखें आपके दिलीप महालनोबिस। कौन है? दिलीप महालनोबिस। ठीक है, दिलीप महालनोबिस। एक है आपके मुलायम सिंह यादव और एक है आपके बालकृष्ण दोषी। कौन है? बालकृष्ण दोषी। ये आपको 3 लोगों को क्या दिया गया है, मतलब मरणोपरांत पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 6 टोटल पद्म विभूषण दिए गए हैं, उसमें से 3 मरणोपरांत दिए गए हैं। किसको? दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, तो पूछा था कि किसको मरणोपरांत पुरस्कार मतलब दिया गया है, मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही होता है, क्योंकि बालकृष्ण दोषी को दिया गया, नहीं ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमे से संबंधित नहीं थे, मतलब जो काकोरी ट्रेन जो मतलब षड्यंत्र था इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए दिया आपका राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी दिया आपका राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी दिया आपका अशफाक उल्ला खां और ऑप्शन डी दिया आपका सूर्य सेन। तो अगर हम पूछे जो काकोरी षड्यंत्र हुई कब थी, ये कब हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन संयंत्र जो कांड हुआ था, ये हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को। अगर पूछे ट्रेन का नाम क्या था, मतलब एक ट्रेन थी जिसे लूटा गया, ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम था आपका 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन, इसी ट्रेन को लूटा गया था। पूछे ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो लखनऊ से सहारनपुर के लिए जा रही थी। कहाँ से? लखनऊ से सहारनपुर के लिए जा रहे थे। लखनऊ से सहारनपुर। ठीक है, लखनऊ से सहारनपुर ये ट्रेन जा रही थी। ठीक, अगर पूछे इस ट्रेन डकैती में जो था मतलब कौन नहीं शामिल थे, इसमें शामिल नहीं थे आपके सूर्य सेन। शामिल कौन कौन थे? इसमें शामिल थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, और पूछे इस केस में जो मुकदमा हुआ था, इसमें टोटल कितने लोगों को फांसी हुई थी, इसमें टोटल आपको 4 लोगों को फांसी हुई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्ला खां को और एक थे आपके रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह थे। ये 4 लोगों को फांसी हुई थी और अन्य 17 लोगों को अन्य सजाएं हुई थी। और इसमें एक थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि यहाँ से मतलब भाग गए थे, यानी फरार हो गए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद एक गिरफ्त में
नहीं आए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ये गिरफ्त में नहीं आए थे, ये फरार हो गए थे। और 4 लोगों को इसमें फांसी हुई, 17 लोगों को अन्य सजाएं हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका 25 फरवरी 1950, ऑप्शन बी दिया आपका 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी दिया आपका 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी दिया 25 जनवरी 1950। ऑप्शन डी क्या दिया 25 जनवरी 1950। ठीक है, तो किसके बाद भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, पहले हम बात करें प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और अगर से मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर यही बात करें राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये तो हो गया आपके मुख्य। ठीक है, और अगर फिर राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं, ये कौन करता है? करते हैं आपके राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगर पूछे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके करते हैं राज्यपाल। ठीक है, अगर पूछे चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका देश बंधु के नाम से, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी दिया आपका शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी दिया आपका CF एंड्रूज और ऑप्शन डी दिया आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। किसकी बात करा? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जाना जाता है आपके चित्तरंजन दास को। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे शेख मुजीबुर रहमान को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आपके बग बंधु। क्या? बग बंधु। बग बंधु पूछे किसे? शेख मुजीबुर रहमान। देश बंधु चित्तरंजन दास। अगर पूछे दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। दीन बंधु के नाम से अगर पूछे किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपके CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक, चित्तरंजन दास को देश बंधु, शेख मुजीबुर रहमान को बग बंधु और CF एंड्रूज को दीन बंधु। ठीक, अगर पूछे लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आपके पंजाब केसरी के। पंजाब केसरी के। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से अगर पूछे पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके लाला लाजपत राय को। ठीक, अगर पूछे बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो हो गया आपके पंजाब केसरी, एक है आपके बंगाल केसरी, बंगाल केसरी। ठीक, इसी प्रकार है आपके आंध्र केसरी, आंध्र केसरी, आंध्र केसरी। अगर हम पूछे बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपके आशुतोष मुखर्जी। कौन है? आशुतोष मुखर्जी हैं। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है टी प्रकाशन को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। ठीक, और इसी प्रकार और बात करें, जैसे पूछा जाता है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके सरोजनी नायडू को। किसे? सरोजनी नायडू को। अगर पूछे शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, अगर पूछे लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस देश ने ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी की थी? 2022 की मेजबानी की थी। ऑप्शन ए दिया आपका भारत, ऑप्शन बी दिया आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दिया आपका ऑस्ट्रेलिया
और ऑप्शन डी दिया आपका दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश ने मतलब इसकी मेज़बानी की थी, तो की थी आपके ऑस्ट्रेलिया ने, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन सा मतलब T20 वर्ल्ड कप था, तो 8वें नंबर का T20 वर्ल्ड कप था। ठीक, अगर पूछे फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था, तो हुआ था आपका इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, पाकिस्तान के बीच, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच। अगर पूछे किसने जीता, तो इसे फाइनल अगर पूछे मैच किसने जीता, ये इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, किसने जीता, इंग्लैंड ने। अगर पूछे प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो दिया गया था आपके सैम करन को। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन को ही चुन लिया गया था। ये कहाँ सैम करन कहाँ खिलाड़ी हैं, तो आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर पूछे क्या है, तो ऑलराउंडर हैं। ठीक, क्या है, ऑलराउंडर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले रंग के प्रकाश की तुलना में सबसे अधिक है। पीले रंग के प्रकाश की तुलना में सबसे अधिक है। अगर पूछे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो बात करेंगे तो हो जाएगा आपका लाल का। किसका, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसके बाद होता है आपके नारंगी का। इसका, नारंगी का। अगर पूछे लाल का तरंग दैर्घ्य होता कितना है, 728 से 622 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगर पूछे नारंगी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, आपके 622 से 597 के बीच होता है। ठीक, पहले सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का, उसके बाद नारंगी होता है, फिर उसके बाद बात करें तो उसके बाद होता है आपका पीला का, उसके बाद पीला का, फिर होता है आपका हरा, हरा के बाद आता है आपका नीला, नीला, फिर है आपका बैगनी, बैगनी। ठीक है, ये आपके तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैगनी। ठीक है, बैगनी। ठीक, तो पूछे सबसे कम तो बैगनी, सबसे अधिक लाल का। तो पूछा था कि तो किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक है। तो पीला कहाँ पर है, यहाँ पर है। इससे अधिक किसका है, नारंगी का। किसका है, नारंगी का, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। कानून द्वारा संभव नहीं, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका नए राज्यों का गठन, ऑप्शन बी दिया आपका राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन सी दिया आपका राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और ऑप्शन डी दिया आपका नए राज्यों का प्रवेश। तो अगर हम पूछा अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 की, किसकी, अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि मतलब भारत में किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकते हैं और उसके मतलब क्षेत्र के नाम को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 3 में बताया गया है। और अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि मतलब बाहर से मतलब अदर देश से कोई भी मतलब अगर से राज्य मिलता है तो उसे एक नए राज्य के तौर पर मतलब भारत में प्रवेश करा सकते हैं। जैसे अगर से उदाहरण में बात करें, जैसे सिक्किम को, इसको सिक्किम को। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 का उदाहरण है, अनुच्छेद 2 का उदाहरण है। और अनुच्छेद 3 के उदाहरण की बात करें, जैसे अभी हाल ही में 2014 में आपके तेलंगाना को मतलब आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 3 कहता है किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं या उसके क्षेत्र को घटा सकते हैं। ठीक है, और या तो वो उस क्षेत्र को मतलब 2 भागों में बांट के दो राज्य बना सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, उन क्षेत्रों का नाम में परिवर्तन कर मतलब किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 3 में बताया गया। तब कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है, नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। क्या है, नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत संभव है, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत संभव है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी दिया आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी दिया आपका अकबर और हेमू, और ऑप्शन डी दिया आपका जहांगीर और महमूद लोदी। ऑप्शन डी क्या दिया, जहांगीर और महमूद लोदी। ठीक है, तो पूछा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई अगर पूछे कब लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी आपके 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये कब लड़ी गई थी, ये थी आपकी पहली लड़ाई। ठीक है, ये लड़ी गई थी आपकी 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 में 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है? ऑप्शन ए दिया आपका नैनीताल, ऑप्शन बी दिया आपका डलहौजी, ऑप्शन सी दिया आपका विंसर, और ऑप्शन डी दिया आपका लैंसडाउन। तो किसकी बात कर रहा है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिल स्टेशन है? तो कौन सा है? ये आपका डलहौजी है। डलहौजी, ठीक, कहाँ पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछे नैनीताल में, नैनीताल में आपका नैनीताल कहाँ पर? उत्तराखंड में है। विंसर की बात करें तो ये भी आपके उत्तराखंड में है, और लैंसडाउन भी आपके उत्तराखंड में। तीनों आपकी बात करें तो तीनों उत्तराखंड में, और डलहौजी जो है आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 61, और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 52। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के पद के बारे में किससे बताया गया? अनुच्छेद 52 में। ये क्या है? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और अगर हम अदर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्र किसमें निहित होती है? वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 53 में। और अनुच्छेद 54 की बात करें, इसमें क्या बताया गया है? इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया। ठीक है, और 55 की बात करें, इसकी 54 आपका निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया, और 55 का आता है निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया। किसमें? निर्वाचन की विधि के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अगर हम 56 की बात करें, अनुच्छेद 56 में इसमें बताया गया आपका राष्ट्रपति की जो कार्यकाल या पद की अवधि, मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ठीक है, यानी पद की अवधि। अनुच्छेद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें बताया गया मतलब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने के लिए शर्तें बताई गई हैं। किसमें? अनुच्छेद 57 में। 58 की बात करें तो 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता किसमें है? 58 में। ठीक, और 59 में क्या है? 59 में आपकी शपथ, 60 में शपथ, 60 में 59 में आपके पद के लिए शर्तें। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, और 59 में आपके पद के लिए शर्तें, और 60 में आपका शपथ। 60 में क्या है? शपथ है। और 61 में क्या है? 61 में आपके महाभियोग है। महाभियोग कहाँ पर है? आपके 61 में। ठीक है, 61 में महाभियोग है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 52 में बताया गया आपके राष्ट्रपति का पद। 53 में बात करें तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया आपके कार्यकाल या पद की अवधि, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पद की अवधि। ठीक, और अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें है पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, राष्ट्रपति के मतलब दोबारा निर्वाचित होने के लिए योग्यता। ठीक, और अनुच्छेद 57 की बात करें, और अनुच्छेद 57 का आपको राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित यानी पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अगर हम 58 की बात करें, इसके 58 की बात करें, 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ठीक, 57 में था पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, और 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ठीक है, 59 में आपके पद के लिए शर्तें, 60 में शपथ, और 61 में आपका महाभियोग। पूछा क्षमादान की शक्ति, तो क्षमादान की शक्ति किसमें है? आपके अनुच्छेद 72 में। किसमें है? अनुच्छेद 72 के तहत मतलब क्षमादान की शक्ति किसमें प्रदान है? अनुच्छेद 72 में प्रदान है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी दिया आपका नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी दिया आपका रविशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी दिया आपका निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी क्या दिया? निर्मला सीतारमण। तो भारत के विदेश मंत्री की बात कर रहा था, कौन है वर्तमान में? तो ये आपके सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी एस जयशंकर, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक, निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय है? तो आपका वित्त मंत्रालय। ठीक, इसी प्रकार हम बात करें शिक्षा मंत्रालय किसके पास है?
शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान के पास है। किसके पास? धर्मेंद्र प्रधान के पास, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अगर पूछे खेल मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपके अनुराग ठाकुर के पास है, अनुराग ठाकुर। ठीक है। अगर कौन सा पूछे, अगर पूछे रेल मंत्रालय किसके पास है? रेल मंत्रालय किसके पास है? तो ये आपके अश्विनी वैष्णव के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? आपका रेल मंत्रालय है। अगर पूछे कौन सा आयुष्मान मंत्रालय किसके पास है? तो आपके किसके पास है? आपके सर्वानंद सोनोवाल के पास है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरी, ऑप्शन बी दिया आपका सूरत, और ऑप्शन सी दिया आपका भोपाल, और ऑप्शन डी दिया आपका अहमदाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है? अहमदाबाद। तो अगर हम पहले बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपके 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था? तो एओ ह्यूम, यानी एलन ओवेक्टियम ह्यूम ने। ठीक है। किसने? एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किए थे। अगर पूछे इसकी पहली बैठक कब हुई थी, मतलब पहला अधिवेशन कब हुआ था? हुआ था 1885 में। 1885 में कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है। कहाँ? बम्बई में। अगर पूछे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भूमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कब? 1885 में। 1885 में। अगर पूछे दूसरा अधिवेशन है आपका 1886 में। 1886 में कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपके कलकत्ता में, कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता में। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और इन्हें कभी मतलब बताया था कि पहले पारसी, अगर पूछे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है। पहला हो गया 1885, दूसरा हो गया 1886। तीसरा की बात करें तो 1887। ये कहाँ पर हुआ था? वो आपके मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब। ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब के बारे में बात करते, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक। और अगर हम 1888 यानी चौथे अधिवेशन की बात करें, चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था आपके इलाहाबाद में। इसके मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपके जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल इसके अध्यक्षता यानी इसके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूल के बारे में बात करते हैं, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक। इसलिए चारों अधिवेशन जो हैं आपके ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे अधिवेशन की बात करें 1886 को कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक। और तीसरे अधिवेशन की बात करें, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 यानी चौथा अधिवेशन की बात करें जो आपके इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया था 1907 के कांग्रेस का वार्षिक सत्र आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन दिया त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया आपका सूरत, और ऑप्शन सी दिया आपका भोपाल, और ऑप्शन डी दिया अहमदाबाद। कहाँ पर हुआ था 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन? ये हुआ था आपके सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के नरम और गरम दल थे ये दोनों मतलब अलग हो गए थे। ठीक। अलग हो गए थे। ठीक। अगर पूछे ऑप्शन दिया आपका त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था आपका 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी है कहाँ पर? तो आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफा देने से उनके इस्तीफा देने के बाद अगर पूछे कौन मतलब अध्यक्ष बने थे, तो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी दिया आपका काली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दिया आपका जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी दिया आपका लिटराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी की बात करें तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके काली मिट्टी का, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है
ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें। ये दोनों पुस्तक हैं, क्या है? ये दोनों पुस्तक हैं, कौन कौन? संसद के 3 दशक और राजनीतिक की रपटीली राहें, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी दिया आपका शशि अहलूवालिया, ऑप्शन सी दिया आपका झुम्पा लाहिड़ी और ऑप्शन डी दिया अरविंद अडिगा। तो संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके ये कौन है? आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, ऑप्शन बी की बात करें। ठीक है, कौन है? शशि अहलूवालिया, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है नेताजी और गांधी। नेताजी और गांधी, नेताजी और गांधी। अगर पूछे किसकी पुस्तक का नाम है, तो आपके पुस्तक का नाम है शशि अहलूवालिया के। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक की बात करें तो इनके पुस्तक है आपका द नेम सेक। क्या है? द नेम सेक पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है। अरविंद अडिगा की बात करें, किसकी? अरविंद अडिगा की बात करें तो अरविंद अडिगा की पुस्तक को क्या है? द वाइट टाइगर। और एक है आपका सिलेक्शन डे, ये भी किसकी है? ये भी आपके अरविंद अडिगा की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी दिया आपका इस्तांबुल, ऑप्शन सी दिया आपका दुबई और ऑप्शन डी दिया आपका जिनेवा। ऑप्शन डी क्या दिया है? जिनेवा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया आपके दुबई में। कहाँ पर? दुबई में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, महिला प्रीमियर लीग 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें आरसीबी द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? ऑप्शन ए दिया आपका स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी दिया आपका एस्ले गार्डनर, ऑप्शन सी दिया आपका दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो थी आपकी स्मृति मंदाना, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, अरे कब हुआ था, तो हुआ था 26 मार्च 2023 को। अगर पूछे किसने जीता था, तो जीता था आपके मुंबई इंडियंस। ठीक, अगर पूछे ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो मिला था मैक लैनिंग को। और पूछे पर्पल कैप किसे मिला था, तो मिला आपके हेले मैथ्यूज के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला, मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा? ऑप्शन दिया आपका मिर्जापुर, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी दिया लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी दिया बिजनौर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला अगर पूछे कौन सा है, तो आपका सोनभद्र है। अगर पूछे अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, यहाँ प्रतिशत है, वहाँ पूछे अगर से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो अभी आपका सोनभद्र ही होगा। ठीक, फिर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो है आपका बागपत। सबसे अधिक पूछे तो सोनभद्र, सबसे कम पूछे तो बागपत है। कौन सा है? बागपत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए दिया आपको ऊपरी गंगा पर है, ऑप्शन बी दिया आप शारदा नहर पर, ऑप्शन सी दिया आपका यमुना नहर पर और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो किस नहर पर आपका सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो आपके ऑप्शन ए यानी ऊपरी गंगा पर। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।